Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's Sankalp series session, we are going to discuss a very important topic that is payment and collection of चेक्स. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड 25 टॉपिक्स हम इस सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो कवर करेंगे फॉर पीपीबी. सिमिलर सीरीज़ आईएफएस, आरबीडब्ल्यूएम और एएफएम के लिए भी स्टार्ट की गई है. और अगर आप एक जगह पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप अपनी फाइल डाउनलोड कर सकते हो और जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हो. अब हम चेक की बात करते हैं. चेक का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर दिया गया है. तो चेक क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हम एक स्पेसिफिक बैंकर पे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो आप जब चेक इशू करते हो, एक तो फिजिकल चेक भी रहता है और आजकल चेक ट्रंकेशन सिस्टम आ गया, तो आप चेक बैंक को देते हो, बैंक उसे ट्रंकेट कर देता है. इवन चेकअप इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो है वो भी फॉर्म हो सकती है. तो जो चेक का ड्रॉई है वो हमेशा बैंक है, बैंक को उसकी पेमेंट करनी है. मैंने चेक ड्रॉ किया, मैं ड्रॉर हूँ, बैंक ड्रॉई होगा और जिसको पेमेंट मिलेगी उसे हम पेई बोलेंगे. तो मान लीजिए कि एक राम नाम का पर्सन है, उसको मैंने चेक दिया, मेरा नाम मेघा है, मैंने चेक बनाया, तो मैं चेक की ड्रॉर हूँ. ठीक है, और जो मेरा बैंक है जिसने अल्टीमेटली पेमेंट करनी है वो एसबीआई है, तो एसबीआई ड्रॉई हो गया और पैसा मिलेगा किसको? राम को. राम विल बी द पे. तो चेक में प्रॉपर आप इंस्ट्रक्शंस देते हो. मेरा चेक, मेरा बैंक है, मेरा अकाउंट है और मैंने एक चेक इशू किया, तो मैंने चेक में बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिया कि किसको कितना पेमेंट करना है. तो चेक ड्रॉ हो सकता है सेविंग्स अकाउंट पे भी, करंट अकाउंट पे भी. तो जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं उन पे आप चेक इशू कर सकते हो, चेक के थ्रू पेमेंट आप विड्रॉ कर सकते हो. टर्म डिपॉजिट्स के लिए चेकबुक नहीं होता है, क्योंकि टर्म डिपॉजिट्स में तो आपका एक पैसा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैंक के पास चला गया है ना, तो वहां पे आप जो है चेक इशू नहीं कर सकते हो. और बैंक की ड्यूटी है आपको चेक का पेमेंट देने की. मैंने रमेश को चेक दिया और रमेश ने जाके प्रेजेंट किया. अगर रमेश ने जो चेक प्रेजेंट किया है वो प्रॉपरली बना हुआ है, सारी लीगल रिक्वायरमेंट मीट करता है, उसमें सफिशिएंट बैलेंस है और कोई लीगल रिस्टेन नहीं है, बैंक को कोई रोक नहीं रहा, कोई स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है, तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा. तो चेक अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो कंप्यूटर रिसोर्स यूज करके चेक क्रिएट होता है. ठीक है, काफ़ी सिक्योर होता है. डिजिटल सिग्नेचर, क्रिप्टोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू इसे सिक्योर भी किया जाता है. तो ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, ई फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है. सिमिलर सा कॉन्सेप्ट आपको लगता है ट्रंकेटेड चेक. ट्रंकेटेड चेक जो है आपके फिजिकल चेक का मूवमेंट रोकता है. मान लो मैंने रमेश को चेक इशू किया, ठीक है, अब रमेश का बैंक है आईसीआईसीआई और मैंने चेक इशू किया, मेरा बैंक है एसबीआई. ठीक है, तो अब रमेश अपने बैंक को चेक दे देगा कि भैया चेक कलेक्ट करवा दो, पैसा डलवा दो. अब आईसीआईसीआई क्या करेगा? क्लियरिंग हाउस को चेक नहीं भेजेगा, इस चेक को ट्रंकेट करेगा, उसकी इमेजेस क्रिएट करके क्लियरिंग हाउस को भेजेगा और क्लियरिंग हाउस आगे इमेजेस मेरे बैंक यानी कि एसबीआई को भेजेगा. तो बैंक का जो है काम होगा कि आप ट्रंकेटेड जो इमेजेस हैं उसके हिसाब से पेमेंट करना है. अब यहाँ पे ट्रंकेशन या तो बैंक कर सकता है या फिर क्लियरिंग हाउस कर सकता है. वो इमेज क्रिएट करना बैंक या क्लियरिंग हाउस कर सकता है. रमेश पिक्चर भेज के आईसीआईसीआई को नहीं बोलेगा कि मेरा जो चेक है उसका आप पेमेंट दिलवा दो मुझे. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज मूव कर रही है आईसीआईसीआई टू क्लियरिंग हाउस टू एसबीआई. तो फिजिकल मूवमेंट जो है आपका चेक का वो अब रिप्लेस हो गया कि इमेज के थ्रू सारा सिस्टम काम करता है. अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ अ चेक की. तो जब भी बैंक के पास कोई चेक आता है, बैंक को सबसे पहले तो देखना पड़ता है उसमें डेट क्या है. पहले तो ना ब्रांच भी बहुत मैटर करती थी, लेकिन अब तो सीबीएस आ गया है, कोर बैंकिंग सोल्यूशंस हैं, तो किसी भी ब्रांच का चेक हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेमेंट हो जाता है. अब डेट में एक पोस्ट डेटेड चेक होता है. करंट डेट तो कि आज की डेट का चेक है. पोस्ट डेटेड चेक में क्या होगा कि आज क्या तारीख है? 13. मान लीजिए आज 13 अगस्त है और आपने चेक पे डेट डाल दी 20 सितंबर की. अब अगर आप 18 अगस्त को ये चेक प्रेजेंट करते हो, बैंक वाले पेमेंट नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये तो 20 सितंबर से वैलिड होगा. और जो आपके पोस्ट डेटेड चेक होते हैं जिसमें फ्यूचर की डेट होती है उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है. हो सकता है कि 20 सितंबर आते आते मैं स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन लगा दूं, मेरी डेथ हो जाए,
इंसैनिटी डिक्लेयर हो जाए, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाए ड्रॉअर की, है ना, कोर्ट ऑर्डर आ जाए, गार्निशमेंट ऑर्डर आ जाए, अटैचमेंट ऑर्डर आ जाए, 20 सितंबर तक तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंटीडेटेड चेक होता है पीछे की डेट कि 13 अगस्त को चेक इशू किया लेकिन उसमें 1 अगस्त की डेट डाल दी, तो बैंक वालों के लिए तो ये चेक 1 अगस्त से वैलिड है अगले 3 महीने के लिए। तो बैंक को ये देखना है कि डेट कौन सी डली हुई है, 3 महीने के अंदर अंदर वो चेक प्रेजेंट कर दिया गया हो। 3 महीने के बाद प्रेजेंट करोगे तो उसे स्टेल चेक बोला जाता है, और स्टेल चेक का जो पेमेंट है वो नहीं करता बैंक, ओके, फ्रेश लाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ दिखता है, ऑब्वियसली आप लोग तो रोज डील करते हैं। तो चेक में यहाँ पे साइड पे CTS 2010 लिखा होता है, और ये जो है, ये जिसने ये चेक बुक प्रिंट किया है ये उनका एड्रेस होता है, बाकी सारे कॉलम्स तो आप लोग समझते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये वॉइड पेंटोग्राफ यहाँ पे फीचर यूज होता है, क्योंकि अगर इस चेक की कोई जेरोक्स करता है तो इस पूरे डब्बे में वॉइड वॉइड लिखा आ जाएगा, ठीक है, जिससे कि पता लग जाएगा कि नकली चेक है। अब जो चेक का पेमेंट है वो सिंगल पेई को भी हो सकता है, जॉइंट पेई को भी हो सकता है, ऑल्टरनेटिव पेईस को भी हो सकता है। तो पेई कौन है, पेमेंट किसको करना है, ये बैंक को चेक करना है। मान लीजिए कि चेक जो है मेरे नाम पे है, ठीक है, आपने चेक इशू किया मेरे नाम पे, तो मैं सिंगल पेई हूं, मुझे पेमेंट मिलेगा। हो सकता है आपने मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम पे चेक इशू किया कि पे टू मेघा एंड वरुण, तो यहाँ पे जॉइंट पेईज हैं, हम दोनों को पेमेंट होगा, ठीक है, इकट्ठे ही हम पेमेंट रिसीव करेंगे। ऑल्टरनेटिव पेज में होता है पे टू मेघा और वरुण, चाहे मेघा को पेमेंट कर दो चाहे वरुण को पेमेंट कर दो। तो ये बैंक को देखना पड़ेगा कि कौन पेज है, ठीक है। फिर चेक ऑर्डर चेक भी होता है, बेयरर चेक भी होता है। बेयरर चेक में क्या है कि जिस पर्सन के पास वो चेक है, जो इस चेक को होल्ड कर रहा है, उसको बैंक पेमेंट कर देगा। आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर बैंक्स टू बी ऑन द सेफर साइड चेक के बैक साइड पे उस पर्सन की सिग्नेचर ले लेते हैं जो पेई होता है, जो पेमेंट लेने आया है, ठीक है। आपने मुझे चेक दिया, मैंने किसी और को दे दिया, क्योंकि वो बेयरर चेक था, उसने किसी और को दे दिया, तो जो होल्ड करता है बेयरर चेक को, उसका चेक का पेमेंट मिल जाता है। ऑर्डर चेक में जिसके नाम का चेक है या जिसको एंडोर्स किया गया है उसको पेमेंट मिलता है। मान लो आपने चेक दिया मेरे नाम पे मेघा, मैंने उस चेक की बैक साइड पे एंडोर्स कर दिया कि एंडोर्स्ड टू वरुण, वरुण ने आगे किसको एंडोर्स कर दिया, टू प्रिया, ठीक है। तो यहां पे पहले मुझे पेमेंट होना था, अब मैंने इंडोर्स कर दिया वरुण को होना था, वरुण ने प्रिया को कर दिया तो प्रिया को होगा। तो इस तरीके से ऑर्डर चेक में जिसके नाम पे चेक है, जिसके नाम पे एंडोर्समेंट है, उसे पेमेंट होता है, ठीक है। अब जो चेक है उसमें अमाउंट वर्ड्स में भी लिखा है, फिगर्स में भी लिखा है। अब आपका अगर आप 1000 का चेक है तो 1000 भी लिखा होगा और 1000 भी लिखा होगा। इन दोनों में अगर मिसमैच हो जाता है फिर आप क्या करोगे, फिर जो वर्ड्स में मेंशन्ड है ये 1000 इसे माना जाएगा। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, जब से चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया है, कोई भी अगर चेक में गड़बड़ है, डेट वैलिडेशन के अलावा कुछ भी अगर आप चेंज करते हो तो फ्रेश चेक मंगवाया जाता है। तो वैसे तो वर्ड्स और फिगर्स में से वर्ड्स को माना जाएगा, लेकिन CTS में तो अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो चेक को रिटर्न ही कर दिया जाता है। फिर आपको चेक की क्रॉसिंग चेक करनी है, क्रॉसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चेक एंडोर्समेंट के बारे में आपको देखना है कि चेक एंडोर्स तो नहीं है किसी और के नाम पे, वो भी अभी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे। फिर चेक में क्या कोई ऑल्टरेशन तो नहीं है। देखो, अगर मटीरियल ऑल्टरेशन है किसी भी टाइप का तो सारी पार्टीज का कंसेंट हो तो चेक क्लियर हो जाता है। लेकिन स्टिल अगेन रियलिटी की बात करें तो जब से चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया है, किसी भी टाइप का ऑल्टरेशन चेक्स में अलाउड नहीं है, ठीक है। नॉर्मली पहले क्या होता था कि अगर ऑल्टरेशन को ड्रॉअर ऑफ द चेक अगर साइन करके ऑथेंटिकेट कर देता था तो चेक आगे चला जाता था। कि मान लो आपने मुझे चेक दिया, चेक में ना हल्की सी गड़बड़ है, आपने ऑल्टर करके अमाउंट करेक्ट कर दिया। अब अगर आप सिग्नेचर करके इसको ऑथेंटिकेट कर दो कि हाँ आप ही ने किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, चेक हो जाना चाहिए क्लियर, तो पहले तो हो भी जाता था। लेकिन CTS में ऐसा नहीं होता। CTS में हल्का सा भी ओवरलैप है, डबल राइटिंग है, तो दोबारा से आपको चेक जो है लाना पड़ता है। अब हमने कॉन्सेप्ट देखा एंडोर्समेंट ऑफ चेक का। एंडोर्समेंट ऑफ चेक का क्या मतलब होता है, तो जो आपका एंडोर्समेंट में एक आप लीगल ओनरशिप अपने इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफर करते हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, चाहे आपका चेक है। आपने क्या किया, मान लो कि आपने मुझे चेक दिया, ठीक है, आपने मुझे चेक दिया और मेरे नाम पे चेक है कि पे टू मेघा। अब मुझे प्रिया नाम की एक लड़की को पेमेंट करनी थी, तो मैंने कहा प्रिया को कि
कैश तो नहीं है, मैं ये चेक तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर देती हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि चेक की बैक साइड पे लिख दूंगी कि एंडोर्स टू प्रिया। तो मैंने क्या किया, चेक का जो लीगल ओनरशिप है मैंने प्रिया को ट्रांसफर कर दिया। तो मैं ट्रांसफरर या फिर एंडोर्सर हूं, और जो प्रिया है वो ट्रांसफरी या फिर एंडोर्सी है। ठीक है, तो आप अपने सिग्नेचर करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो ओनरशिप है किसी और को ट्रांसफर कर देते हो। ओके, फिर आपको चेक करना है चेक म्यूटिलेटेड तो नहीं है, टॉर्न तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, कटा फटा तो नहीं है। देखो, ड्रॉर में कंफर्म इट विद एन एंडोर्समेंट म्यूटिलेशन गारंटीड ऑन द बैंक। ठीक है, इफ डैमेज्ड एक्सीडेंटली बाय द कलेक्टिंग बैंक दे शुड ऑल्सो एंडोर्स इट एज गारंटीड। मान लो मेरे से चेक, मैंने आपको चेक देना था, मेरे से साइन करते हुए हल्का सा फट गया, मैंने वहां पे लिख दिया म्यूटिलेशन गारंटीड, या चेक बैंक से फट गया, तो वो भी गारंटी कर सकता है। बट अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सीटीएस आने के बाद अगर चेक फट गया, कट गया कहीं से भी, तो नया ही चेक लाना पड़ता है। ये म्यूटिलेशन वाला जो पुराना म्यूटिलेशन गारंटीड वगैरह लिख के काम चल जाता था, अब वो नहीं होता है। ठीक है, फिर आपको सिग्नेचर चेक करने हैं एज अ बैंकर, ड्रॉर के सिग्नेचर चेक करने हैं। सिग्नेचर करने का मतलब होता है, अगर मैंने आपको चेक दिया, इशू किया, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम है प्रिया या रमेश, ठीक है, मैंने प्रिया को चेक दिया। अब मैंने जब चेक साइन किया, तो मैं साइन करने का मतलब है कि मैं बैंक को अथॉरिटी दे रही हूं कि आप मेरे अकाउंट से पैसा निकलवा के प्रिया को दे दो। अगर सिग्नेचर नकली है, इट मींस मैंने अथॉरिटी दी नहीं है मेरे अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। तो फर्स्ट अगर सिग्नेचर है, नकली सिग्नेचर है, तो बैंक को पेमेंट नहीं करना है, बैंक के पास मैंडेट ही नहीं आया पे करने का। ओके, उसके बाद आता है स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन। बैंक को देखना है कि कहीं इस चेक में बाकी सब कुछ तो सही है, कहीं कोई स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन तो नहीं आ रखा। तो अगर जॉइंट अकाउंट है तो कोई भी अकाउंट होल्डर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकता है। पार्टनरशिप फर्म के केस में जो है कोई भी पार्टनर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकता है। कंपनीज के केस में जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होते हैं वो स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ओके, फिर आपको बैंक बैलेंस चेक करना है कि अकाउंट में पैसे हैं, कोई लीगल ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर, इंसॉल्वेंसी तो नहीं होगी, डेथ तो नहीं होगी ड्रॉअर की, ये सब कुछ चेक करना है। क्योंकि अगर मैंने चेक इशू किया, चेक इशू करने के बाद मेरी डेथ हो गई, जब तक आपने प्रेजेंट किया मेरी डेथ हो चुकी है, तो बैंक फिर पेमेंट नहीं करेगा। ओके, फिर हमने कॉन्सेप्ट किया था क्रॉस्ड चेक का। एक होता है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में होता है सिंपल 2 लाइनें लगा दी, इसका मतलब है कि इसका पेमेंट बैंक अकाउंट में ही जाएगा, किसी अकाउंट में ही जाएगा, कैश पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, जनरल क्रॉसिंग का मतलब है कि कैश पेमेंट नहीं होगा, अकाउंट में पेमेंट जाएगा। स्पेशल क्रॉसिंग में ना आप 2 लाइनों के बीच में बैंक का नाम लिख देते हो कि पैसा बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ही जाएगा या पैसा एसबीआई के अकाउंट में ही जाएगा। जनरल क्रॉसिंग का मतलब है कि किसी बैंक अकाउंट में जाएगा। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब है कि आप क्रॉसिंग के बीच में एक बैंक का नाम लिख रहे हो, उस स्पेसिफिक बैंक के ही अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रॉसिंग्स है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर मेंशन्ड है। लेकिन जो आपकी अकाउंट पेई क्रॉसिंग है, जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, अकाउंट पेई क्रॉसिंग में बीच में अकाउंट पे लिख दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जिसके नाम पे चेक है उसी को ही पेमेंट करनी है, उसी के बैंक अकाउंट में पेमेंट जाएगी। अगर आपने मुझे चेक दिया, मेरे नाम का चेक है, और आपने उसको क्रॉस कर दिया, अकाउंट पे लिख दिया, इसका मतलब है कि मेरे ही पेई के अकाउंट में ही पैसा जाएगा, कहीं और वो पैसा नहीं जा सकता है। ठीक है, जनरल क्रॉसिंग में सिंपल 2 लाइन है, मतलब कि कैश पेमेंट नहीं करना, बैंक अकाउंट में पैसा डालना है। किसी बैंक का नाम लिख दिया, उसका मतलब है कि उस स्पेसिफिक बैंक के अकाउंट में ही पैसा जाएगा। अकाउंट पे क्रॉसिंग का मतलब है कि जिसके नाम का चेक है उसी पेई के अकाउंट में ही पैसा जाएगा। ऑल्दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अकाउंट पे क्रॉसिंग की बात नहीं की गई है, बट आरबीआई इसे रिकॉग्नाइज करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड काइंड ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, स्पेशल क्रॉसिंग को आप जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जनरल क्रॉसिंग को आप स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद पेमेंट इन ड्यू कोर्स, बैंक को हमेशा पेमेंट इन ड्यू कोर्स करना होता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि क्या आपने टेनोर के हिसाब से पेमेंट करा है, जो भी चेक पे इंस्ट्रक्शंस लिखा है, टाइम, डेट, सिग्नेचर, अमाउंट, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। आपको गुड फेथ में ऑनेस्टी से काम करना है। अपना चेक को जब आप डील कर रहे हो आपको बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं दिखाना है, और आपके पास शक करने का कोई कारण नहीं है कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसको करना है नहीं करना, आपको पता है कि इसको पेमेंट करना है। तो अगर बैंक इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली पेमेंट करता है कि चेक की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली बिना नेग्लिजेंस के फेथ में अच्छे से पेमेंट करता है, तो फिर उसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स बोला जाता है। बैंक की जिम्मेदारी होती है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स करना है। ओके, देन लाइबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, सेक्शन नंबर 31। देखो, अगर मैंने आपको चेक इशू कर दिया, ठीक है, मैंने मान लो एक राहुल नाम के पर्सन को चेक इशू कर दिया 50,000 का, और मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो आराम से 50,000 का पेमेंट तो हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे मेरे बैंक में प्रॉपर पैसा भी पड़ा है, फिर भी बैंक पेमेंट नहीं करेगा, और बैंक को कोई लाइबिलिटी भी नहीं उठानी पड़ेगी। नॉर्मली अकाउंट में पैसा है, बैंक पेमेंट कर देगा, लेकिन सर्टेन सिचुएशंस में बैंक में पैसा होने के बावजूद बैंक नहीं पे करेगा और बैंक की कोई लाइबिलिटी भी नहीं बनेगी। तो वो क्या सिचुएशंस है? सबसे पहले हो सकता है कि मैंने राहुल को चेक दिया, उसके बाद मैंने चेक का स्टॉप पेमेंट इशू कर दिया, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया बैंक को कि स्टॉप पेमेंट कर दो, तो ऑब्वियसली राहुल को पेमेंट नहीं मिलेगा। राहुल जब तक चेक प्रेजेंट करता है, मेरी डेथ हो चुकी है, बैंक पेमेंट नहीं करेगा। या चेक किसी कंपनी ने इशू किया था और वो कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी है जिसने चेक इशू किया था, तो भी राहुल को पेमेंट नहीं होगा। राहुल के प्रेजेंटेशन से पहले मान लो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए थे और मेरे अगेंस्ट 2 लाख रुपए का गार्निशमेंट ऑर्डर आ गया, यानी कि वो कोर्ट के पास चला जाएगा पैसा, कोर्ट ने अटैच कर दिया, या इनकम टैक्स का अटैचमेंट ऑर्डर आ गया, तो वो पैसा तो वहां चला गया, यानी कि राहुल को पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, या हो सकता है कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए तो है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, वो पैसा छेड़ ही नहीं सकता बैंक, या उस पैसे पे बैंक का राइट टू सेट ऑफ बनता है। मैंने बैंक का कोई लोन नहीं चुका रखा, बैंक अपना पैसा मेरे इस अकाउंट से वसूल लेगा राइट टू सेट ऑफ यूज करके, तो भी राहुल को पेमेंट नहीं मिलेगा, चाहे मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। ठीक है, या बैलेंस अभी क्लियर नहीं है, क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मेरे अकाउंट में मैंने 2 लाख डलवाए थे लेकिन अभी वो क्लियरली बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो भी बैंक पेमेंट नहीं करेगा। तो देखो, पैसा तो है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी सामने वाले को बैंक पेमेंट नहीं कर रहा और फिर भी बैंक लायबल नहीं है, तो ये वो सर्टेन सिचुएशंस है। ठीक है, बाकी कुछ कुछ केसेस में फॉर्जरी होने पे भी बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है। कौन से केसेस हैं? देखो, मान लो कि फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ ऑर्डर चेक, मान लीजिए कि मेरा अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है, मेरा नाम है मेघा, मैंने चेक इशू करके दिया वरुण को, ठीक है, ऑर्डर चेक था, मैंने वरुण को एंडोर्स कर दिया, वरुण ने प्रिया नाम की लड़की को वो चेक एंडोर्स करके दे दिया, प्रिया के अकाउंटेंट ने चेक चोरी किया और नकली एंडोर्समेंट करके अपने नाम पे, उसका नाम था मान लो रोहित, ठीक है, रोहित ने क्या किया, यहां से चेक चोरी किया प्रिया से, अपने नाम पे प्रिया के नकली सिग्नेचर करके अपने नाम पे एंडोर्समेंट करके चेक प्रेजेंट कर दिया। अब मेरे बैंक के पास अल्टीमेटली चेक आया पेमेंट के लिए, बैंक को तो मेरे सिग्नेचर पता है ना, बैंक को तो वरुण, प्रिया, रोहित किसी के भी नहीं पता, लेकिन बाकी सब कुछ सही है, तो बैंक अगर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली पेमेंट कर देता है, यहां पे हमने देखा ना सेक्शन 10 पेमेंट इन ड्यू कोर्स अगर कर देते तो बैंक विल नॉट बी लायबल। पेमेंट अगर नॉर्मल कोर्स में है, अकॉर्डिंगली है पेमेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स के, तो बैंक पेमेंट करेगा। बैंक को क्या पता कि वरुण के, प्रिया के, रोहित के नकली सिग्नेचर, उनको तो कुछ नहीं पता। सेम बेयरर चेक में भी अगर नकली एंडोर्समेंट है, बैंक थोड़ा ना बाकियों के सिग्नेचर या हर एक से जाके पूछ सके कि तुमने किसको चेक दिया था, तो बैंक तो पेमेंट कर देगा जब बैंक के पास प्रेजेंटेशन के लिए आएगा। सेम कोई डिमांड ड्राफ्ट है, वो भी अगर नकली एंडोर्समेंट है, तो बैंक को तो सिर्फ अपने कस्टमर के स्पेसिमेन सिग्नेचर पता है, बैंक तो वही वेरीफाई करेगा। ठीक है, और फिर अगर कोई चेक में ऐसा ऑल्टरेशन कर देता है जो बहुत ध्यान से देखने पे भी नहीं पता लग रहा, बैंक ने सेक्शन 10 प्रूव कर दिया कि हमने तो जी प्रॉपर अपनी तरफ से सारा कुछ चेक करके पेमेंट किया है, और देखने पे तो बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ है, किसी ने कुछ चेंज किया और बैंक ने पेमेंट कर दिया, बैंक विल नॉट बी लायबल। ठीक है, और बैंक को क्रॉसिंग के हिसाब से पेमेंट करना है। अगर जनरल क्रॉसिंग है तो जनरल क्रॉसिंग
स्पेशल क्रॉसिंग है तो स्पेशल क्रॉसिंग, अकाउंट पे ये था अकाउंट पे ही क्रॉसिंग। अगर ये सारी चीजें बैंक अपनी तरफ से प्रॉपरली करता है देन बैंक विल नॉट बी लायबल। ठीक है, अब बात करते हैं कलेक्टिंग बैंक की। अब देखो आपका आप मान लो एक रोहित नाम का पर्सन है, रोहित का बैंक है एसबीआई, रोहित ने मुझे चेक दिया और मेरा बैंक है एचडीएफसी। तो अब रोहित ने मुझे चेक दिया तो मैं ना अपने बैंक एचडीएफसी को चेक दूंगी कि इसे कलेक्ट करवा दो। मेरा जो बैंक है वो कलेक्टिंग बैंक है। एसबीआई जो है रोहित का बैंक, जिसने अल्टीमेटली जिस अकाउंट से पैसा कटेगा, ये तो ड्रॉअर का बैंक है, ये तो खुद ड्रॉ ही है, इसने पेमेंट करना है ना। तो मैंने अपने बैंक को बोला एचडीएफसी को कि पेमेंट कलेक्ट करवा दो। तो जो बैंक्स होते हैं ना वो कस्टमर के बिहाफ पे प्रॉमिसरी नोट, बिल्स, चेक्स, डिविडेंड वारंट्स कलेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अपने कस्टमर के बिहाफ पे काम करते हैं। मान लो एचडीएफसी ने देख लिया कि चेक में गड़बड़ है, फिर भी बैंक ने आगे चेक प्रेजेंटेशन के लिए भेज दिया, आगे भेज दिया क्लियरिंग हाउस में, तो यहां पे एचडीएफसी को जिम्मेदार माना जाएगा रॉन्गफुल कन्वर्जन के लिए। ठीक है, गड़बड़ पता होते भी वो अगर काम कर रहा है तो उसे रॉन्गफुल कन्वर्जन माना जाएगा। रॉन्गफुल कन्वर्जन का मतलब होता है किसी और की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करना। तो कलेक्टिंग बैंक की जिम्मेदारी है कि जब वो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो जो कस्टमर है वो उसका कस्टमर होना चाहिए, केवाईसी होना चाहिए। मेरा बैंक अकाउंट है तभी तो मेरी तरफ से मेरा चेक कलेक्ट कर रहा है एचडीएफसी, प्लस मेरा केवाईसी कंप्लीट हुआ होना चाहिए है। ठीक है, क्रॉसिंग चेक कर लेना है। अगर मान लो चेक किसी और के नाम पे है और उस पे अकाउंट पे ही क्रॉसिंग है तो एचडीएफसी तो देख लेगा, वो मुझे मना कर देगा कि मैम ये तो किसी राहुल नाम के पर्सन का अकाउंट पे ही क्रॉसिंग है, ये आपके अकाउंट पे नहीं आ सकता। ये सब चीजें भी कलेक्टिंग बैंक को चेक करनी है। ठीक है, ओके, बैंकर को गुड फेथ में काम करना है, विदाउट नेग्लिजेंस काम करना है। ओके, तभी प्रोटेक्शन मिलेगा कलेक्टिंग बैंकर को। कलेक्टिंग बैंकर अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करता, केवाईसी नहीं किया, क्रॉसिंग नहीं चेक किया, तो फिर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट में मान लो किसी ने नकली सिग्नेचर कर दिए ड्रॉअर के, या फिर एंडोर्सर के नकली सिग्नेचर कर दिए, नाम चेंज कर दिया, ठीक है, अमाउंट चेंज कर दिया, तो फॉर्जरी इन सिग्नेचर, alterations in the pay name, amount, date are not protected under the law. A transferee cannot enforce payment from the parties to the bill, check, promissory note if forgery exists. अगर कुछ भी नकली है तो फिर उसका पेमेंट एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, इवन अगर गलती से भी पेमेंट हो गया है, इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉई बिकॉज फॉर्जरी गिव्स नो टाइटल। तो अगर नकली सिग्नेचर है, नकली अमाउंट है, नकली डेट है, कुछ भी गड़बड़ है, तो वो नकली इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप पेमेंट एनफोर्स नहीं करा सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ अ फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट इवन अ होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज नो टाइटल एट ऑल। आपने मुझे चेक इशू करके दिया, मैं होल्डर हूं, मैंने वो चेक वरुण को एंडोर्स करके दे दिया, वरुण होल्डर इन ड्यू कोर्स है, चाहे उसमें कुछ गड़बड़ है, वरुण की गलती नहीं है, चाहे मैंने कुछ गड़बड़ करी अमाउंट में, तो भी वरुण फिर उस नकली चेक से पेमेंट नहीं ले पाएगा। ठीक है, कोई टाइटल ही नहीं है अगर गड़बड़ हो गई तो। द ट्रू ओनर कैन सू फॉर रिकवरी एज द होल्डर इज डीम्ड टू बी होल्डिंग द अमाउंट फॉर द ट्रू ओनर्स यूज। अब यहाँ पे जो असली ओनर है, मान लो मैंने वो चेक चोरी का एंडोर्स करके वरुण को दिया था, जो असली ओनर है फिर वो केस फाइल कर सकता है कि ये तो मेरा चेक है, वो अमाउंट रिकवरी भी कर सकता है। ठीक है, द प्ली ऑफ फ्रॉड इज वैलिड ओनली अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी और दोज हु न्यू अबाउट द फ्रॉड। लेकिन अब केस मैंने गड़बड़ करी है, मेरे अगेंस्ट होगा, जिसको पता ही नहीं है बेचारे को, उसको नहीं बीच में डाला जाएगा। जिसने फ्रॉड किया है, जो अवेयर था, उस पे केस किया जा सकता है। ठीक है, राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स आर नॉट अफेक्टेड अनलेस द इंस्ट्रूमेंट वॉज ऑब्टेन्ड फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन। अब वरुण का राइट तो रहेगा मुझसे पैसे लेने का, ठीक है, उसके उस राइट पे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बाउंसिंग ऑफ द चेक की। अब देखो, मैंने आपको चेक दिया, आपने जब चेक बैंक में जाकर प्रेजेंट किया, आपको पेमेंट ही नहीं मिला, बैंक ने बोल दिया कि ये तो जी डिसऑनर हो गया, आपका चेक बाउंस हो गया। तो बैंक जब भी चेक डिसऑनर करेगा, ठीक है, तो साथ में जाके रीजन भी देगा कि हमने आपका चेक डिसऑनर कर दिया, इस रीजन से हमने आपका चेक डिसऑनर किया। तो चेक क्यों होता है डिसऑनर? अकाउंट में पैसा नहीं है,
ठीक है, अरेंजमेंट नहीं है। यानी कि मान लो ओवरड्राफ्ट 50,000 का है मेरे पास अवेलेबल, मैंने 70,000 का चेक इशू कर दिया, ऑब्वियसली चेक डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, एक्सीड कर दिया ना मैंने, अरेंजमेंट 50,000 का है लेकिन मैंने 70,000 का चेक इशू कर दिया, तो जो है अग्रीमेंट को, अरेंजमेंट को एक्सीड कर दिया, या फिर अरेंजमेंट है ही नहीं है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है ही नहीं है, तब मैं कैसे ओवरड्राफ्ट यूज करने की कोशिश कर सकती हूँ चेक इशू करके। या चेक का जो पेमेंट है वो पीछे से स्टॉप कर दिया, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन लगने पे भी चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है, या फिर अकाउंट ही क्लोज हो गया, मैंने आपको चेक दिया, आप जब तक प्रेजेंट करने गए मैंने अकाउंट ही क्लोज कर दिया, तो यहां पे चेक डिसऑनर हो जाएगा। आजकल जब से सीटीएस आया है तब से कुछ और कारण भी हैं जिनसे चेक डिसऑनर हो जाता है। आपने प्रॉपर जोन में चेक नहीं प्रेजेंट किया, सीटीएस में अलग अलग जोन्स होते हैं, ग्रिड्स होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली चेक प्रेजेंट होना चाहिए। कई बार कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है वो नहीं प्रेजेंट किया गया, कोई एक्स्ट्रा पेपर रिक्वायर्ड है। कई बार क्या होता है ना कि इमेजेस क्लियर नहीं होती, तो चेक बोलता है हमें ओरिजिनल आप चेक दो, हमें ये इमेजेस से नहीं हमारी बात बन रही, ट्रंकेशन से, तो वो अगर नहीं पेपर अवेलेबल तो भी चेक डिसऑनर हो जाएगा। डिजिटल सर्टिफिकेशन वैलिडेशन फेलियर हो जाए, कोई ऑल्टरेशन है, डेट को लेके अगर कोई भी आप ऑल्टरेशन और कोई ऑल्टरेशन करते हो तो सीटीएस में किसी भी टाइप का ऑल्टरेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता और आपका चेक डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, फिर डिसऑनर फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स एक्सीड्स अरेंजमेंट, सेक्शन नंबर 138। अगर चेक डिसऑनर हो गया इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण, या अरेंजमेंट एक्सीड कर दी कि ओवरड्राफ्ट 50,000 का है, 70,000 का चेक इशू कर दिया, देखो तो सबसे पहले तो इस केस में 2 साल तक की सजा हो सकती है और चेक का जो अमाउंट है उसकी डबल तक का फाइन लग सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती है कि फाइन भी लगा दिया और जेल भी जाना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि इधर चेक डिसऑनर हुआ उधर सामने वाले को जेल में डाल दिया। मान लो मैंने आपको चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया, आप मुझे सबसे पहले तो 30 डेज के अंदर अंदर एक नोटिस भेजोगे कि मैम आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, फ्रेश चेक दे दो। मेरे पास नोटिस आया, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे आपको पेमेंट करना है, तब भी मैं पेमेंट ना करूं, तब फिर मुझे मेरे जेल जाने के चांसेस हो जाएंगे या फाइन के। ठीक है, तो आपको चेक वैलिडिटी पीरियड 3 मंथ्स के अंदर अंदर प्रेजेंट करना है। बाउंस होने के 30 डेज में आप मेरे को नोटिस भेजोगे, नोटिस मिलने के 15 दिन में मैं अगर पेमेंट कर देती हूँ तो मैं बच जाऊंगी, अदरवाइज जेल हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। ठीक है, 2 साल तक की जेल और फाइन। ठीक है, अंडरस्टूड। आई होप आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, एक एक पॉइंट पे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक्स में से उसके बारे में बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक। चेक मस्ट बी इन, चेक राइटिंग में होता है। ठीक है, इट शुड बी ड्रॉन ऑन अ बैंकर, बैंकर पे ड्रॉ होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस एंड स्टैम्प। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ना कि अगर आपने मुझसे क्रेडिट पे सामान खरीदा, ठीक है, आपने बोला मैम 2 महीने बाद पेमेंट करूंगी, तो मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगी साइन करके, आप उसको एक्सेप्ट करके मुझे वापस करोगे, तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट होता है। चेक में ऐसा कुछ नहीं, मैंने चेक इशू करके दे दिया बस, उसमें कोई एक्सेप्टेंस वगैरह की स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक चेक के, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि चेक ओरल तो नहीं होता, रिटर्न ही होता है, if a check is lost in transit or in the clearing process or at the paying bank's branch, the bank should immediately inform the account holder so that she can inform the drawer to take steps for stop payment. The owners of such loss lies with the, ये जून 24 में पूछा गया था कि अगर चेक गुम जाता है तो बैंक सबसे पहले तो कस्टमर को बता देगा कि मैम आपने जो चेक भेजा था ना वो बाउंस हो गया, तो मुझे बैंक ने बता दिया कि मैम आपका बाउंस नहीं, आपका वाला चेक गुम गया। वो चेक मुझे दिया था किसी रोहित नाम के पर्सन को, रोहित नाम के पर्सन ने मुझे वो चेक दिया था। अब मैं इमीडिएटली रोहित को कॉल करके बता दूंगी कि सर आपने जो मुझे चेक दिया था ना बैंक वालों ने घुमा दिया। अब ये जो सारा लफड़ा हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? लॉस की। तो वो होती है कलेक्टिंग बैंक की। गुमा किसी से भी हो, कस्टमर कलेक्टिंग बैंक के गले पड़ेगा। बाद में अगर प्रूव हो गया कि पेइंग बैंक की गलती थी, किसी और की गलती थी, तब कलेक्टिंग बैंक उनसे वसूल लेगा जो भी लॉस होगा। लेकिन इनिशियली कस्टमर जो है वो तो कलेक्टिंग बैंक के गले पड़ेगा जाके, ये कैसे गुम गया चेक, ठीक है भी मेरे नुकसान की भरपाई करो। इनिशियली तो कलेक्टिंग बैंक के ही गले पड़ती है बात। अगला क्वेश्चन मई 25 का था, मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। एक फादर ने एक बेरर चेक 30,000 का अपने माइनर सन को दे दिया एंडोर्स करके,
ठीक है, माइनर सन के पास अब वो चेक आ गया, बेयरर चेक है, अब वो बैंक के पास प्रेजेंट करता है चेक कि मुझे पेमेंट कर दो। अब आप बैंक को, आपकी जिम्मेदारी है चेक को प्रोसेस करने की, ठीक है। वाइल पेइंग द बेयरर चेक अक्रॉस द काउंटर व्हाट शुड द बैंक डू। अब बैंक क्या करेगा इसके अंदर, तो बैंक क्या करेगा, बैंक चेक कैन बी पेड डायरेक्टली विदाउट वेरिफिकेशन, नहीं, द बैंक शुड ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ द बेयरर ऑन दी ऑब्वर्स, यानी कि ऑब्वर्स यानी कि बैक साइड पे, अलॉन्ग विद द नेम एंड एड्रेस इफ द बेयरर इज नॉट द अकाउंट होल्डर। अब देखो, वैसे तो बेयरर का आइडेंटिफिकेशन जरूरी नहीं होता जैसा मैंने आपको बताया है, बट ये भी मैंने आपको बताया कि बैंक टू बी ऑन द सेफर साइड, जो बेयरर होता है चेक का, उसके सिग्नेचर बैक ऑफ द चेक पे उसकी इंफॉर्मेशन ले लेता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं कि चेक प्रोसेस नहीं हो सकता, जो एक माइनर होता है वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकता है, उसका पे ही हो सकता है, पर्सनली लायबल नहीं होता बस, ठीक है। अगला है मई 23 में पूछा गया था, अ स्पेशली क्रॉस्ड चेक इज पेबल टू बैंकर हुज नेम अपीयर इन द क्रॉसिंग, एंडोर्सी, पे, कस्टमर अक्रॉस द काउंटर। तो स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, ये है बीच में बैंक का नाम लिख दिया, तो जिस बैंक का नाम है उसी बैंक के अकाउंट में पैसा जाएगा। तो ए जो है यहां पे ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला है, इफ द चेक बेयरर bears across its fates in addition to the crossing the name of the banker, the check is deemed to have been डैश क्रॉस टू द बैंकर। ये भी आपको पेपर में पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो यहां पे भी ये स्पेशली क्रॉस चेक होगा ना, अगर क्रॉसिंग के बीच में बैंक का नाम है तो उसे स्पेशली क्रॉस्ड चेक माना जाता है। अगला है, ये भी आपको पूछा गया था पेपर में क्वेश्चन अराउंड 2024, what is the primary purpose of a crossed check marked as account pay only? To allow cash withdrawal at any bank branch, to ensure that the proceeds are credited to the pays account only। तो ये बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अकाउंट पे का मतलब होता है क्रॉसिंग का कि जो पे है उसी के अकाउंट में ही पैसा जाना चाहिए और कहीं वो पैसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और बाकी भी आप सेशंस देख सकते हैं। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ 25 टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं edutab.in। वहाँ पे कोर्सेज में, JIB कोर्सेज में आपको मास्टर कोर्स नजर आएगा जिसमें आपको डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं सारे सब्जेक्ट्स की, प्लस आपको नोट्स, चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो 8 मंथ और 12 मंथ वैलिडिटी के लिए कोर्स अवेलेबल है। आप अभी जैब 75 कोड एप्लीकेबल है, जब भी आप कोर्स में एनरोल करें तो कोड कौन सा एप्लीकेबल है ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी सिंगल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स चाहते हैं वो भी अवेलेबल है 8 और 12 मंथ वैलिडिटी में, ओके। तो इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।